अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और अल्केन की रिएक्टिविटी को देख रहे हैं। पिछले हमने 3 लेक्चर्स के अंदर अल्केन की प्रिपरेशन को देखा था और नेक्स्ट हम अल्केन के रिएक्शंस को भी देखेंगे, फिर उसके बाद अल्कीन और अल्काइन को भी देखेंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन का पूरा इंट्रोडक्शन हमने करना है और सारा डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। तो हमारे पास क्या चीज़ होती है कि C1 टू C4, C5 टू C17 और C18 टू ऑनवर्ड ऑल। तो ये क्या लिख रखा है मैंने, तो अगर कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक अगर अल्केन होंगे, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 4 कार्बन तक अगर होंगे तो वो क्या होंगे, कलरलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस, ठीक है जी, और साथ में गैसेस होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। C1 से लेके C4 तक मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 कार्बन तक अगर होंगे तो कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे और साथ में गैसेस होंगी। और C5 से लेके C17 तक दोनों चीज़ें सेम होंगी, कलरलेस और ऑर्डरलेस वाली, कलरलेस, ऑर्डरलेस। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, लिक्विड्स आ जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम C18 से बात करें कि कार्बन नंबर 18 आ गया है, कार्बन 18 एक मॉलिक्यूल के अंदर आ गए हैं अल्केन के अंदर, तो 18, 19, 20 आगे ऑनवर्ड जितने भी आएंगे तो सारे क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड्स, ठीक है जी, वैक्सी सॉलिड। और बाकी कलरलेस और ऑर्डरलेस सेम टू सेम होगा। तो मतलब अगर कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक होंगे तो वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, मतलब ये तो सारी चीज़ों में सेम है। तो हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि C1 से लेके C4 तक गैसेस होंगी और C5 से C17 तक लिक्विड्स होंगे और C18 और उससे ऑनवर्ड जो भी होंगे तो वो क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड्स और सॉलिड्स होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की पोलैरिटी पर या नॉन पोलैरिटी पर, ठीक है जी। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या फार्मूला पढ़ रखा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब कोई भी चीज़ है वो हल होगी तो अपने जैसे अपने स्पीशी के अंदर हल होगी। अगर वो पोलर है तो अगली जो जिस चीज़ के अंदर हल हो रही है चीज़ के अंदर तो वो भी पोलर होनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ नॉन पोलर है तो आगे जिसके अंदर हल होना है वो भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी अब अल्केन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्लियर हो जाएगी बात। अब नॉन पोलर क्यों होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि रिएक्टिविटी के अंदर भी डिस्कस करना है लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, हालांकि बुक के अंदर वो स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रखी। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर अगर हम कहें कि नॉन पोलर क्यों होता है, बेसिकली कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ठीक है जी, और हाइड्रोजन की होती है 2.1, ठीक है जी। तो हमारे पास हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हम उसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.0 से लेकर और 0.4 तक होगा तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर, ठीक है जी। क्या कहते हैं उसे, नॉन पोलर। अगर 0.4 से लेके मतलब 0.4 से आगे ऑनवर्ड तो हम मतलब 4 से आगे ही है लेकिन हम 5 लिख देते हैं, तो 0.5 से लेके और 1.7 तक होगा तो उसे हम कहेंगे पोलर बॉन्ड आ जाएगा। और अगर 1.7 से ऑनवर्ड होगा तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब 0.0 से लेकर 0.4 तक क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और अगर हम इसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क देखें तो 0.4 है जो कि नॉन पोलर है। तो मतलब नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर चीज़ों के अंदर हल होगा, पोलर चीज़ों के अंदर हल नहीं होगा। तो पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि नॉन पोलर लाइक
हम कह देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, ठीक है जी, बेंजीन कह देते हैं, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है इनके अंदर हल होगा, और पोलर जैसे कि हम कह देते हैं वाटर, अल्कोहल, तो इनके अंदर हल नहीं होगा। मतलब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अगर आ जाएंगे तो आपने देख लेना है कि कौन से नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के अंदर वो सॉल्युबल होगा अल्केन, और अगर हम कहेंगे कि पोलर तो वो पोलर के अंदर हल नहीं होगा, जैसे वाटर वगैरह होते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी हमारे पास इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन एटम्स एंड मॉलिक्यूलर मास, के कार्बन एटम बढ़ रहे हैं या मॉलिक्यूलर मास उसका बढ़ रहा है, तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज पर क्या असर अंदाज होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स को। क्या चीज? फिजिकल कांस्टेंट्स। अब फिजिकल जो कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है और डेंसिटी है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये बढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो फिजिकल कांस्टेंट्स जो होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगी। और अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, किसकी बात करेंगे, जो ऊपर हमने बात की है सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज होती है अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। अगर मॉलिक्यूलर मास या कार्बन एटम की तादाद बढ़ रही है एक चेन के अंदर, तो इसके फिजिकल कांस्टेंट जो है वो क्या होंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह बढ़ेंगे, और सॉल्युबिलिटी जो है उसकी कम हो जाएगी, मतलब कम होती रहेगी जैसे जैसे हम कार्बन नंबर को बढ़ाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच एंड स्ट्रेट चेन। तो इसके लिए आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं कि हमारे पास 4 कार्बन की एक चेन है, CH3 CH2, नॉर्मल चेन हम पहले बना लेते हैं, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है जी। तो N ब्यूटेन है, ये हमारे पास नॉर्मल चेन है। और एक हमारे पास इसके अंदर ब्रांच चेन है, CH3 CH CH3 और CH3। अब मुझे ये बताओ कि इसको हीट करने में और इसको हीट करने में किसको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये करीब है तो इसको हीट करने में, वैसे ही सिक्स सेंस ये कहती है कि इसको हीट करने में आसानी ज़्यादा होगी क्योंकि ये करीब है। तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि जब लकड़ी मतलब दूर दूर पड़ी होगी तो आग जलाने में ज़्यादा मुश्किल आएगी, अगर इकट्ठी होगी तो आसानी से आग जला सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये चीज़ें फ्यूल वगैरह, फॉर एग्जांपल इसको कह देते हैं, अगर फ्यूल नज़दीक पड़ा होगा और करीब पड़ा होगा, मतलब इकट्ठा पड़ा होगा, तो उसको आग जलाने में ज़्यादा आसानी है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए, मतलब आसानी से जल रहा है, मतलब कम हीट देकर भी जल रहा है, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको। क्लियर हो जाएगी बात। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका होता है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका -11 पॉइंट समथिंग 7 डिग्री सेंटीग्रेड क्या देते हैं। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि ज़्यादा कौन सा है। हमें पता है कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी कम होती है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसको कम हीट देनी पड़ रही है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब अगर ब्रांच चेन आ जाएगी तो उसको बॉयल करना आसानी से, मतलब आसान होगा। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन। कि मेल्टिंग पॉइंट की क्या एक्सेप्शन है। वो कहता है कि इंक्रीमेंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक पॉइंट आता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो हर CH2 के इजाफे की वजह से, CH2 के इजाफे की वजह से कितना आता है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। हर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना बढ़ जाता है अगर एक CH2 मॉलिक्यूल ऐड होता रहे। जैसे कार्बन ऐड हो रहे हैं तो कार्बन ऐड होने किस तरह ऐड होते हैं, CH2 की फॉर्म में ऐड होते हैं, तो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट की सिर्फ बात करें तो वो रेगुलर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है जी, नॉट
रेगुलर इंक्रीमेंट। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हम बता सकते हैं कि हर CH2 के इजाफे से 20 से 30 के दरमियान में ही क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, मतलब ज़्यादा होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम ये नहीं बता सकते कि रेगुलर है मतलब 20 है 30 है, मतलब रेंज भी नहीं बता सकते। बाजुकात बहुत ज़्यादा हो जाता होगा और बाजुकात बहुत कम होता होगा। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि कार्बन नंबर के लिहाज से हमने देखा कि कौन सी गैसेस होगी, कौन से लिक्विड होंगे और कौन से गैसेस होंगे, सॉरी सॉलिड्स होंगे। तो 1 से लेके 4 तक अगर कार्बन होंगे तो गैसेस होंगे, और 5 से लेके 17 होंगे तो लिक्विड्स होंगे, और 18 से ऑनवर्ड जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड होंगे। और सारों की प्रॉपर्टी में कलरलेस और ऑर्डरलेस सबके अंदर सेम है, मतलब बेरंग होंगे और उसके अंदर कोई बू भी नहीं होगी, स्मेल भी नहीं होगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी मैंने आपको कहा था कि नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और पोलर के अंदर। क्योंकि अल्केन नॉन पोलर है, जो मैंने आपको केस समझा दिया है कि 0.4 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क। अगर ये नॉन पोलर है, और वैसे भी अगर तमाम बॉन्ड्स को देखें तो डाइपोल मूवमेंट आपने कुछ पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसके केस में भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है, पूरा कंपाउंड भी नॉन पोलर होता है और बॉन्ड्स भी नॉन पोलर होते हैं। तो इस वजह से ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर अशिया यानी जैसे कि CL4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है या बेंजीन के अंदर जो है हल हो जाएगा क्योंकि नॉन पोलर है, और पोलर अशिया के अंदर, पोलर चीजों के अंदर हल नहीं होगा। फिर उसके बाद है जी इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूलर मास। मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है या कार्बन एटम ज्यादा आते हैं तो फिर क्या होता है कि फिजिकल कांस्टेंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी जो है ना बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता है, हर CH2 के इजाफे से 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आ गया जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन एंड स्ट्रेट चेन। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अगर करीब होंगी मॉलिक्यूल्स तो उसको हीट करना आसानी होगा, मतलब कम हीट देके और उसको बॉयल कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा हीट देकर बॉयल करना पड़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद है जी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या कहता है एक्सेप्शन, कि इसका जो इंक्रीज होता है लेकिन रेगुलर इंक्रीज नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाएगा जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को अगर हम देखें तो हमारे पास पैराफिन्स और टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखना है कि कौन कौन से होते हैं, नॉन पोलैरिटी को देखना है, और साथ में इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड को भी हमने देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैराफिन्स के बारे में कि पैराफिन एक्चुअली किस टर्म से लिया गया है। तो पैराफिन जो है दो वर्ड से निकला है, पैरा और एफिन्स। ठीक है जी। और सिंगल अगर हम इसको कह लेंगे तो पैरम कह देंगे। ठीक है जी। तो पैरम, पैरम का मतलब होता है लिटल, और एफिन्स जो है ना वो निकला है अफिनिटी से। अफिनिटी किसको कहते हैं, अट्रैक्शंस। तो हमारे पास पैराफिन्स का मतलब क्या हो जाएगा कि लिटिल अफिनिटी वाले या लिटिल अट्रैक्शन वाले जो होंगे कंपाउंड, उसको हम पैराफिन्स कहते हैं। और अल्कीन को पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अल्कलीज, ठीक है जी, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या एसिड्स, तो किसी के खिलाफ भी अट्रैक्शन नहीं रखते या किसी के साथ भी अट्रैक्शन नहीं रखते, उनके साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि बहुत कम रिएक्टिविटी वाले होते हैं। और इनके कम रिएक्टिविटी होने की वजह क्या है वो हम नीचे देखेंगे, नॉन पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी और साथ में इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड को हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अब एडिशन रिएक्शन इसके अंदर हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेशन नहीं पाई जाती। ठीक है जी। अनसैचुरेशन का मतलब इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मतलब कोई चीज़ आ नहीं सकती इसके अंदर। तो इसके अंदर जो होगे वो सबसे पहले क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या थर्मल या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, थर्मल या कैटालिटिक, दोनों केसेस में क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो सकती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरे पे है ऑक्सीडेशन, थर्मल या कैटालिटिक।
मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ, फिर आगे चल के हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे रिएक्शन के अंदर अल्केन्स के। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि अगर अल्केन के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सारे अटैचेस हैं, तो हाइड्रोजन अगर एक रिमूव होके और साथ में कोई और ग्रुप आ जाए, जैसे कि हेलोजन ग्रुप आ जाए, हेलाइड ग्रुप, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये आ जाए, या हमारे पास कोई और ग्रुप फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आ जाता है NO2, या सल्फोनो ग्रुप आ जाता है, सल्फोनेशन हो जाती है, उसकी नाइट्रेशन हो जाती है। तो अगर दूसरा ग्रुप कोई आ रहा है हाइड्रोजन रिमूव होके, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट का मतलब कि वो ग्रुप मतलब हाइड्रोजन जा रहा है और वो ग्रुप उसकी जगह पर लग रहा है, मतलब उसकी जगह पे तब्दील हो गया है। सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? तब्दीली का रिएक्शन। तो उसके बाद है जी थर्मल और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीजन ऐड होना है, तो वो हम देखेंगे कि आगे कैसे होता है। फिर उसके बाद है जी हमारे पास नॉन पोलैरिटी ऑफ एन इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब नॉन पोलैरिटी क्या होती है? तो नॉन पोलैरिटी की केस में हम वही जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी के अंदर, तो यही हमने डिस्कस करना है कि कार्बन जो है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 2.5। ठीक है जी, और हाइड्रोजन जो होती है उसकी 2.1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना 0.4 है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर होने की वजह से कोई भी पोलर चीज़ें हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि जैसे अल्कलीज वगैरह है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या एसिड्स वगैरह है, ये इन पर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉन पोलर है। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें पोलर होती हैं, तो इसलिए ये इनसे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और इस पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या अल्कली वगैरह कोई भी चीज़ होती है, वो देखती है कि पॉजिटिव पोल कहाँ है और नेगेटिव पोल कहाँ है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव पोल पर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर नॉन पोलैरिटी होने की वजह से वहाँ पर कोई पोल नहीं बनेगा, तो मतलब अटैक नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है जी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है? हमारे पास दो रीज़न है कि सिग्मा बॉन्ड जो है ना इनर्ट होता है। एक तो है ना ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान है, या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी कह सकते हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान है। ठीक है जी, तो अगर दोनों केसेस में अगर हम देखें तो ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंड है। ठीक है जी, क्या है? दो न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंड है। तो पहली जो रीज़न है वो ये है कि हार्ड टू ब्रेक, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंड है, इसीलिए इसको तोड़ना क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा। दूसरा कि ये खुद भी है ना किसी भी ना मतलब न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल पर कोई अटैक नहीं करता। ठीक है जी, पहला केस क्या हो गया कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंड है, इसकी वजह से क्या होगा कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और दूसरा केस क्या है कि ये खुद भी मतलब ये बॉन्ड भी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल पर कोई भी अटैक नहीं करते। तो इस वजह से ये क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बहुत इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या आ गया? पैराफिन्स। फिर उसके बाद पैराफिन्स के अंदर हमने देखा कि पैरम और एफिन से निकला है लेटल, और एफिनिटी मतलब रिएक्शन या अट्रैक्शन। तो ये अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गया कि सब्स्टिट्यूशन दे सकता है या थर्मल या कैटालिटिक, और ये दोनों चीज़ें हम ब्रीफली इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ गया है नॉन पोलर। तो नॉन पोलैरिटी जो है ना वो किस वजह से है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना 0.4 है, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये मतलब पोलर चीज़ों के साथ हल नहीं होता, जैसे कि अल्कली, एसिड्स, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इनर्टनेस आ गया है कि इनर्टनेस क्या है कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंड है जो सिग्मा बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और दूसरा क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल पर ये खुद से अटैक भी नहीं करता, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनर्ट है, मतलब आगे रिएक्शन नहीं कर पाता। तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और साथ में हमने इसकी रिएक्टिविटी को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे कि इसके रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।